हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने 12 डेज का पार्ट कवर किया है एंड 12th डे पर हमने टेंसेस की थ्योरी को कवर किया था, जिसमें प्रेजेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस और प्रेजेंट टेंस को हमने कवर किया था। दोस्तों, आज के सेशन में भी हम टेंसेस की थ्योरी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज डे 13 में हम लोग टेंसेस की थ्योरी को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे। तो चलिए आइए डालते हैं एक नजर कि आज के सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। ये आज के कंटेंट्स हो जाते हैं। देखिए, कल हमने क्या किया था। कल हमने इंट्रोडक्शन टू टेंसेस से लेकर प्रेजेंट टेंसेस के सारे जो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स, उनको सबको कंटिन्यू कर लिया था। सबको कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम ये जो 7 से लेके 18 पॉइंट्स तक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू पास्ट टेंस, द टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट के सारे ही टेंसेस को हम यहाँ कवर करेंगे। मोर ओवर, हम फ्यूचर टेंस को यहाँ स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर टेंस, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सारी ही टेंसेस के जितने भी पार्ट्स रिमेनिंग हैं, वो सब कुछ आज इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे जरूरी बात कि आज के सेशन में हम रिलेट करेंगे पास्ट टेंसेस को प्रेजेंट टेंस के साथ, क्योंकि पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो वाइडली यूज्ड टेंस है। अब ऐसा क्यों भाई? आप खुद सोचिए। सपोज कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने क्लास में गए, फिर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिले। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल है ना, हमारी लाइफ से जुड़ा। अधिकतर जब हम किसी से बातें करते हैं तो वो अपने पास्ट के बारे में, कि भाई हमने कल ये किया था, आज सुबह हम इतने बजे उठे थे, आज हमने ये किया था। मतलब आप कभी भी किसी से फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो सबसे पहले, और कोई बात हो ना हो, पास्ट का जिक्र जरूर आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ कैसे आए, मैं इस काम से आया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में ही पूछे जाने वाला टेंस है, बल्कि ये एक ऐसा टेंस है जो आपकी लाइफ से जुड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। आप सबसे ज्यादा जो वार्तालाप करते हैं, अपना कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी से, वो पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस के माध्यम ही करते हैं। फ्यूचर मतलब जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, वो करूंगी, कल को ऐसे करूंगी, या आने वाले टाइम में मैं ये करने वाली हूँ, तो ये सब कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। बट जब हम किसी से सबसे पहले बात करते हैं, सोचना एक अलग बात हो जाती है। जब हम किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हैं या पहले एकदम मिलते ही किसी से बात करते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता ही है कि हम पास्ट के टाइम को कवर करते हैं, और इसीलिए ये पास्ट टेंस बेहद आवश्यक हो जाता है हमें समझना कि कब हमें पास्ट टेंसेस का प्रयोग करना है। एक बात और दोस्तों, मैंने आपको बताई थी कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो है जो हमें बताता है कि ये कार्य हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जब हम किसी कार्य की कंप्लीटनेस को शो करते हैं, तो आप खुद सोचिए, आपके माइंड में भी ये बात आती होगी कि अगर कोई बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने लिख दी क्योंकि वो हो गई, फिर जब वो हो गई तो हमने उसे पास्ट में क्यों नहीं लिखा भाई? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आ सकते हैं, आपके माइंड में भी हिट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको भी हमें कवर करना होगा, समझना होगा कि ऐसा आखिर क्यों होता है। और उन्हीं सबको समझने के लिए आज ये सेशन आपके लिए देखना बेहद आवश्यक हो जाता है। इस तरह से जुड़े हुए एरर, जो पास्ट टेंस से जुड़े हुए एरर्स हैं, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिफरेंस है, बहुत बार इसमें से एरर्स पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इसीलिए एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें टेंसेस आता है, पूछा जाता है, वहां पर हमारे लिए ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टेंसेस के सेशन की। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, पास्ट टेंस को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक डिस्क्लेमर है। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? तो चलिए अब हम सीधे शुरुआत करते हैं अपने पास्ट टेंस की। ओके, अब पास्ट टेंस क्या होता है, फिर इसके कितने फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, क्या हैं, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट टेंस को पढ़ना कवर करते हैं। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है पास्ट टेंस का, आइए जानते हैं। द पास्ट टेंस रिफर्स टू ग्रामेटिकल फॉर्म
that is used to indicate an action or event or state that occurred in the past. कोई भी एक ऐसा एक्शन मतलब कोई कार्य जो आपने किया, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम लोग कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है हम कभी स्कूल गए होंगे। ये कार्य हम रोज करते थे या ये कार्य हमने कभी किया, लेकिन कब किया? पास्ट में। अब इस कार्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम स्कूल जाते थे, ये कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। भाई देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बन जाता है जो आपने कभी पढ़ा होगा, ता है ती है, इससे आप टेंसेस नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना जरूरी है। इसलिए ता है, ती है, रहा है, रहे हैं, इसको अपने माइंड से पूरा निकाल दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। रीजनल लैंग्वेज में कई बार हमारे शब्दों का जो उच्चारण है या हमारे जो वाक्यों का उच्चारण है वो बदल जाता है। इसलिए हम उन ता है, ती है पे डिपेंड नहीं रहेंगे और यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट, जो लॉजिकल कंसेप्ट है ना, उनको समझेंगे। ओके नाउ, कोई भी कार्य ऐसा जो हम अपनी लाइफ में कर चुके हैं, मतलब जो हो चुका है, जो होता था या हुआ था कब? पास्ट में, मतलब जो पास्ट में चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी रिसेंट पास्ट में हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई कार्य ऐसा भी हो सकता है जो आपने सुबह किया था लेकिन वो कर चुके, वो हुआ था, कब हुआ था? पास्ट में। तो जब कोई ऐसा एक्शन आपको पता लग जाए जो पास्ट में हुआ था और वहां पर टाइम की एक इंडिकेशन हो कि भाई मैंने सुबह नाश्ता किया था, है ना, या मैं सुबह नाश्ता करना भूल गई थी, तो ये सब किस में चला गया? पास्ट में। और यहाँ पर आपको पास्ट का मतलब जिस वक्त पर आप बात कर रहे हैं उससे बीते हुए समय का आपको पता लग पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट में चला गया। और जब कोई एक्शन ऐसा था जो पास्ट में हो गया, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी, पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। अभी इंडेफिनिट की बात नहीं करेंगे, वो पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। ओके, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ, इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ जो पास्ट में हुआ, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं जब अपनी क्लास में गई तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, मतलब ये वाक्य कब हुआ? ये वाक्य, ये जो कार्य है, ये जो इवेंट है, ये कब हुआ? पहले हुआ था, है ना। तो कोई भी इवेंट या एक्शन जो पास्ट में हुआ था, है ना, जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ एक बार स्कूल में फंक्शन हुआ था, है ना, तो वो फंक्शन कब हुआ था? पास्ट में हुआ था। स्टेट, जब किसी व्यक्ति की स्टेट और बीइंग का पता लगता है, उसको हम वर्ब में लेकर आते हैं कि मतलब वो हमारा मेन वर्ब दर्शाता है। तो यदि कोई स्टेट ऑफ बीइंग किसी की अभी नहीं, पास्ट में हुआ करती थी, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि वह हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ओके, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है ना। वह हमारे स्कूल में टीचर थी, वह 10 साल तक हमारे स्कूल में टीचर थी, तो ये कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। मतलब ये जो स्टेट थी उनकी कि वह पहले एक टीचर थी, तो वो कब थी? वो टीचर पास्ट में थी। हो सकता है कि अब वो प्रिंसिपल बन गई हो सकता है कि अब वो कोई और उन्होंने वर्क शुरू कर दिया हो, कोई किसी और प्रोफेशन में हो। जैसे मैंने कहा कि भाई वह पहले कभी एक टीचर हुआ करते थे, लेकिन कब होते थे? पास्ट में। मतलब किसी का स्टेट बीइंग यदि पास्ट का है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई वह पर्सन डॉक्टर था, तो ये कब था? पास्ट में था, है ना। या वह हमारे स्कूल का टॉपर था, तो वो कब था? पास्ट में था, है ना। तो जिसकी स्टेट और बीइंग पास्ट में शो होती है, तो वो क्या हो जाएगा? जब किसी की स्टेट या फिर अकरेंस कब शो हुई थी? पास्ट में। वह सपोज मैंने कहा वह सन 2000 में डॉक्टर बना था, तो वो कब बना था? उसकी अकरेंस डॉक्टर, एज अ डॉक्टर कब हुई थी? 2000, सन 2000 में। तो ये अकरेंस कब की शो हुई? पास्ट की हुई। तो इस तरह का कोई भी एक वाक्य किस में लिखा जाता है? पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ओके, इट इज वन ऑफ द बेसिक वर्ब टेंसेस in English and is typically formed by adding ed, that is suffix, कोई भी जो शब्द के बाद में ऐड किया जाए। ओके, to regular verbs, example walk, walked, सपोज कीजिए एक वर्ब है walk और उसमें मैंने ed लगाकर walked बना दिया, मतलब किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना, पास्ट टेंस का यूज करना। जैसे वर्ब में हम 3 टेंसेस पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो सेकंड वाली फॉर्म है वो हमारी पास्ट टेंस में कवर की जाती है। बेसिकली हम उसमें ईडी का प्रयोग करते हैं, तो वॉक्ड हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा, जो रेगुलर वर्ड्स में ईडी लगाकर बनती है। हालांकि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होती हैं। जैसे मान लीजिए इरेगुलर वर्ब्स है गो, तो गो का क्या बन जाता है? वेंट। सी का क्या बन जाता है? सॉ,
है ना। सी सॉ और थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन, ऐसे ही गो वेंट गॉन, है ना। डू डिड डन, तो डिड क्या हो जाती है, सेकंड फॉर्म हो जाती है या पास्ट फॉर्म हो जाती है। ओके, द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू नरेट इवेंट्स that have already happened and are no longer occurring in the present। देखिए, यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसमें वो एक्शन आते हैं जो हो तो चुके हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस, उनका कंक्लूजन हमें प्रेजेंट से भी रिलेट करता है। लेकिन अगर कोई एक्शन ऐसा है जो पास्ट में हो चुका बट उसका कोई अकरेंस और कोई भी लेना देना प्रेजेंट के साथ नहीं है, तो वो हमारा होता है पास्ट टेंस। अगर कोई एक्शन ऐसा है जो हो चुका और उसका लिंक अभी तक भी है ना, तो वो तो हो जाएगा हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट से भी लेना देना है। ओके, लेकिन अगर कोई एक्शन हो चुका और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो हो जाता है हमारा पास्ट टेंस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे हम स्कूल जाते थे तो वो स्कूल पास्ट में जाते थे ना, अब तो कोई लेना देना नहीं है। अब तो भाई हमसे कोई कह भी दे स्कूल चले जाओ तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। खैर वो तो एक जोक्स अपार्ट, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि जिसका अकरेंस अब प्रेजेंट में नहीं देखने के लिए मिलेगा, जिसका इन्फ्लुएंस अब प्रेजेंट में नहीं है, या ना हो सकता है ना रिलेशन हो सकता है, तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में जाएगा। हाउएवर इसमें किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों के सेंटेंसेस को, वेदर टू यूज परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस, इसको अभी हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि कोई भी एक्शन जिसका जो कि पास्ट में हो चुका, उसका अब प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही कवर होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस के टाइप्स पे। तो पास्ट टेंस के टाइप्स भी वही रहेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरह के टेंसेस होते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं जो पास्ट में भी आपके चलने वाले हैं। तो पास्ट के कितने टाइप्स होते हैं? पास्ट टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल फॉर्म्स, 4 फर्दर क्लासिफिकेशंस में डिवाइड होता है। एक होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो एक किसी पर्टिकुलर पास्ट टाइम में हुआ। ओके, इसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। Used to describe completed actions, कोई भी ऐसा एक्शन जो completed हो और events in the past, लेकिन वहां पर आपको पास्ट का टाइम भी पता लगे। कोई भी एक्शन हो चुका हो और वो किस टाइम पर हुआ, when, ये भी आपको पता, मतलब you should know the time of that action that happened or that occurrence and that should be in the past, और वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही होना चाहिए। मतलब कोई अगर रिपीटेड भी था तो वो कब था? पास्ट में था, है ना, और उसका टाइम आपको पता था। ओके, अब टाइम पता था का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको क्लॉक टाइम ही पता था या ड्यूरेशन, डेट पता थी, मंथ पता था, ईयर पता था। कोई इंडिकेशन भी हो सकती है जो रेफर करे कि ये पास्ट की बात हो रही है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि मैं स्कूल जाती थी, तो ये मेरी लाइफ का एक पास्ट फेज था। मेरी एक ऐसी लाइफ थी, मतलब मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज था या एक वो एज थी जब कोई बच्चा स्कूल जाता है या कोई एक एडोलेसेंट स्कूल जाता है, तो वो वाली टाइप है ना, मतलब वो स्टेज ऑफ लाइफ थी, है ना। तो जैसे लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो वो वाली लाइफ थी जो स्कूलिंग लाइफ थी, है ना। तो मैं स्कूल जाती थी, आप स्कूल जाते थे, तो वो हमारे कौन सा फेज था? वो हमारी वो स्टेज ऑफ लाइफ थी जब हम एक पर्टिकुलर टीन एज में हुआ करते थे एंड वी वेंट टू स्कूल और वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। ओके, तो वो एक्शन कब हुआ, उसमें टाइम इंडिकेशन होना चाहिए कि वो इस ड्यूरेशन में हुआ था। में मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में हुआ था। ओके, used to describe completed actions or events in the past। जैसे मैं अगर आपसे कहती हूँ कि वह एक डॉक्टर थे, तो जब तक वो जिंदा थे वह एक डॉक्टर थे, है ना। तो वो कब थे डॉक्टर? अपनी लाइफ में, है ना। तो दैट हैज बीन एंडेड नाउ। सपोज मैंने कहा कि भाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑनरेबल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो कब थे? व्हेन ही वाज अलाइव। ओके, दो वो बिल्कुल अमर हैं, है ना, लेकिन वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो एक पर्टिकुलर उनका एक ड्यूरेशन था, एक टेन्योर था जिसमें वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। एग्जाम्पल, शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। ओके, अब जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो फिनिश कर चुकी थी अपना होमवर्क, कब कर चुकी थी? बिफोर डिनर। ओके, तो ये डिनर से पहले, ये जो वाक्य हुआ वो कब हुआ? डिनर से पहले ही हो गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैड डिनर
एट 9 o'clock मैंने डिनर किया था 9 PM पर। तो 9 PM पर किस टाइम पर किया था? 9 बजे किया था। तो वो पास्ट के टाइम को शो कर रहा है, दैट इज वाई वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कवर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अभी ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसके बाद हम इसको डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर ऑनगोइंग इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। मतलब कुछ ऐसे एक्शन जो चल रहे थे, किसी एक पास्ट के टाइम में चल रहे थे, है ना। जैसे मैंने कहा जब मैं आपके घर आई तो आप बुक पढ़ रहे थे, या जब मैं आपके घर आई आप घर पे नहीं थे, है ना। या जब मैं वहां गई, जब मैं रूम में गई तब तो वह सो रहा था। तो कोई ऐसा एक्शन जो ऑनगोइंग था बट एट द टाइम ऑफ पास्ट। ओके, दे वर स्टडिंग व्हेन द पावर वेंट आउट। जब लाइट गई वह पढ़ रहे थे, या वह पढ़ रहे थे जब लाइट गई। तो देखिए द पावर वेंट आउट, ये एक वो टेन्योर को, एक वो टर्म को, या एक वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है जब पावर वेंट आउट, मतलब पावर कट था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कट था, और उस टाइम पर उस ड्यूरेशन में ये कार्य चल रहा था। ओके, या उस ड्यूरेशन पे जिस वक्त ऐसा हुआ उस वक्त ये काम चल रहा था। तो ये शो करता है पास्ट के टाइम को। उस ड्यूरेशन में नहीं चल रहा था ये काम, बट उस टाइम पर चल रहा था जिस वक्त लाइट गई, उस वक्त वह पढ़ रहे थे। तो कौन से टाइम की बात हो रही है? उस वक्त की जब लाइट गई। मतलब ये हमें एक टाइम ड्यूरेशन की इंडिकेशन देता है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट क्लॉक टाइम गिवन हो, या डेट गिवन हो, या डे गिवन हो, but there will be some indication, or there must be some indication that will show that the time is of past. Okay, कि ये टाइम पास्ट का है, ऐसा कुछ इंडिकेशन आपके पास होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ रखा है पास्ट टेंस के और भी टाइप्स, जो और भी टाइप्स गिवन है, जिसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस, used to describe an action that occurred before another action or point in the past. कोई भी एक ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए जो कि पास्ट में हुआ लेकिन किसी और टाइम से, किसी और एक्शन से पहले। मतलब कोई भी दो एक्शन हुए, एक हुआ फर्स्ट एक्शन और एक हुआ सेकंड एक्शन। अब ये एक्शन तो ऑब्वियसली बाद में हुआ होगा भाई, जब सेकंड एक्शन है, और ये फर्स्ट एक्शन है। तो फर्स्ट एक्शन भाई देखिए, दो कार्य एक साथ हुए, पहले एक कार्य हुआ फिर उसके जस्ट बाद दूसरा कार्य हुआ, मतलब साइमल्टेनियसली हुए। तो जो कार्य पहले हुआ उसको दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि आपके आने से पहले वह जा चुका था, अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में कौन सा कार्य बाद में हुआ? आपका आना। और कौन सा कार्य पहले हुआ? वह जा चुका था। तो वो काम जो पहले हो चुका था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा करते हैं, और जो सेकंड एक्शन है उसको पास्ट डेफिनेट टेंस में लिखते हैं। हालांकि कैसे होता है वो हम बाद में समझेंगे। अब कोई भी एक ऐसा एक्शन किसी एक्शन से पहले, या किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, या किसी पॉइंट इन द पास्ट से पहले। जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि भाई हम डिनर से पहले ही, सपोज मैंने कहा हम लोग 8 बजे से पहले ही डिनर कर चुके थे, है ना, 8 बजे से पहले ही, या रात के 8 बजे से पहले ही डिनर कर चुके थे। मतलब ये कार्य इस पर्टिकुलर टाइम से पहले हो चुका था। तो जो कार्य पहले हो चुका था उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना होता है। He had already left when I arrived. वह मेरे पहुंचने से पहले ही निकल चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई कार्य जब किसी एक वक्त से पहले चल रहा होता है और किसी एक वक्त तक चल रहा होता है ना। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लिखते थे? कोई कार्य किसी एक वक्त से शुरू हुआ और जो अभी भी चल रहा है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में वो एक्शंस को लिखा जाता है जो पास्ट में कभी किसी एक वक्त से शुरू हुए थे और किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक चले। मतलब अब वो चल नहीं रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक चले थे, है ना। या फिर वहां पर भी इंडिकेशन ऑफ पास्ट आ जाए, है ना। Used to describe the duration of an action that was ongoing up to a certain point in the past. She had been waiting for hours before the concert started. वो बहुत देर से वेट कर रही थी, जब कंसर्ट स्टार्ट हुआ वो तो उससे बहुत देर पहले से वेट कर रही थी। ओके, तो ये दर्शाता है कि भाई ये देखो कंसर्ट स्टार्ट हुआ, ये भी पास्ट की बात हो गई, और वो उससे भी पहले से वेट कर रही थी। मतलब वो एक्शन ऑनगोइंग था, लेकिन कब? कंसर्ट स्टार्ट होने से पहले, है ना। तो ये सब कुछ पास्ट को ही शो करता है, दैट इज व्हाई वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। ओके, तो पास्ट में हम इस तरह के सेंटेंसेस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों इंडेफिनिट टेंस में हमेशा याद रखिएगा, इंडेफिनिट टेंस में वो लिखा जाता है जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है या रूटीन्स होते हैं, है ना। कोई भी एक्शन ऐसा जो कि हैबिट हो या फिर कोई भी ऐसा एक्शन जो बार बार रिपीट हुआ हो या जो कभी पास्ट में हुआ हो या जो किसी रूटीन को रेगुलर एक्टिविटीज को शो करे, लेकिन अभी की नहीं पास्ट की कुछ ऐसी। सपोज कोई एक पर्सन है एक्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं है ना, ही हैज डाइड। तो हम कह रहे हैं कि भाई जो एक्स था वो रोज सुबह जल्दी उठा करता था, जो एक्स था वो रोज वॉक पर जाया करता था, जो एक्स है वो रोज सुबह जल्दी स्कूल जाया करता था, जो एक्स था वो ये करता था। तो ये कौन था? ये कोई एक व्यक्ति था जो पास्ट में था, है ना, जो अब है ही नहीं। तो किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अब दुनिया में है ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि सारे इस दुनिया में नहीं है, यदि कोई ऐसी हैबिट है जो हम पास्ट में हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, तो उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट वर completed at a definite time in the past. It indicates an action or a state that occurred and was completed entirely in the past with no connection to the present. जिसका कोई आज से लेना देना नहीं है, वो सब कुछ हुआ था किसमें? भूतकाल में, है ना। चलिए तो अब हम रूल्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बस चेंज इतना होगा कि वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ करता था, यहाँ पर एटलीस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होगा, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर वॉक फर्स्ट फॉर्म है तो वॉक्ड उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा भी था। तो हमें यहाँ पर ये वाले वर्ब को यूज करना होगा। ओके, तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें हमने ईडी को लगाया है वो वाला वर्ब हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। ओके, देन ऑब्जेक्ट, और एक और वो सेंटेंस बन जाता है, एक टाइप का और सेंटेंस बनता है। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज एंड वर मतलब बी की फॉर्म एंड देन कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये वो है जो कि आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है जिसमें हम स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। जैसे ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ शेफ, शी वॉज अ टीचर। ओके, देवर कजन्स, तो ये सब किसको शो कर रहे हैं? पास्ट को, जहां पर पहले सब्जेक्ट आता है फिर वॉज वर एंड देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सब्जेक्ट ही है, बस सब्जेक्ट को कुछ और नाम से जो पुकारा गया वो हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से लिख दिया। ठीक है। नेगेटिव, अब यदि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो देखिए प्रेजेंट में जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था तो हमने वहां पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया था। अब पास्ट टेंस में जाहिर सी बात है हमको पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, तो डू और डू का जो पास्ट होता है, डू और डज का, वो डिड होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सेकंड फॉर्म हमको पास्ट में यूज करनी होती है सब्जेक्ट के बाद। अब डिड तो खुद ही डू की सेकंड फॉर्म है, और जब डिड आ गई तो डिड के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को के सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो एक बार हमने डिड का प्रयोग कर लिया है जो कि पास्ट टेंस है, इसलिए उसके बाद की जब भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव में देखिए क्या हो जाता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, यहाँ पर WH वर्ड आ गया, फिर डिड देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो जहां जहां डिड आ जाएगा वहां वहां फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। Note, even if the statement form uses an irregular verb, the question form will use did plus the base form of the verb. For example, she saw the movie becomes did she see the movie. Okay, तो जब एक WH वर्ड वाले आते हैं क्वेश्चंस या फिर डिड से अगर आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमारे पास इररेगुलर वर्ब्स होती हैं उसमें भी हम डिड अगर यूज कर रहे हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, दो अफर्मेटिव में वो सेकंड फॉर्म में रहती है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर लास्ट ईयर। अब देखिए लास्ट ईयर कब का टाइम है? पास्ट का, और उसने लास्ट ईयर क्या किया था? उसने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा था।
दे विजिटेड पेरिस इन 2019। अब 2019 कब का टाइम है? पास्ट का ऑब्वियसली, है ना। आज हम 2024 में बैठे हैं और ये कब की बात हो रही है? पास्ट की। तो विजिटेड पेरिस, तो वो विजिटेड क्या हो जाता है? हमारा सेकेंड फॉर्म हो जाता है, मतलब पास्ट टेंस। ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। द मूवी डिड नॉट स्टार्ट एट 7 PM yesterday। ओके, तो कब की बात हो रही है? कल की, है ना। डिड ही फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर? क्या उसने डिनर से पहले अपना वर्क फिनिश कर लिया था? ओके, तो ये सब किसको शो करता है? ये सब पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। ओके, चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ और एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। डिड शी स्टडी इंग्लिश लिटरेचर लास्ट ईयर? ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गए। डिडंट ही फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर? डिडंट द मूवी स्टार्ट एट 7 PM yesterday? When did she study English literature? Why did they visit Paris in 2019? तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस, मतलब हर तरह का सेंटेंस हमने यहाँ पर देखा, चाहे तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, चाहे तो वो क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो सिंपल इंटेरोगेटिव हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पर, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो हमने यहाँ पर आज देखे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूसेज, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कंप्लीटेड एक्शंस हैं पास्ट में, उन्हें दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। Describing actions or events that were completed at a specific time in the past. She visited Kolkata last year. The action of visiting is completed and that occurred in last year, जो कि last year में हुआ था। They arrived at the airport yesterday morning. मतलब कल की सुबह, जो बीती हुई कल है, उसकी सुबह में वह एयरपोर्ट पर आए थे। He didn't finish his homework before dinner. Did she graduate from college in 2010? Didn't the store close at 9 PM last night? How did the store close last night? This is sixth sentence. तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के वो एक्शंस थे जो पास्ट टाइम में अकर हुए थे। नाउ सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस इन द पास्ट। अब कुछ मान लीजिए सीक्वेंस हमने की, मतलब कुछ एक्शंस हमने किए जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हुए, लेकिन कब हुए? पास्ट में, है ना। जैसे ही वोक अप, ब्रश्ड हिज टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क। वह उठा, उसने अपने टीथ ब्रश किए और वह कार्य के लिए निकल गया। ओके, तो ये एक सीक्वेंस, वोक अप, ब्रश्ड और लेफ्ट, ये तीन वर्ब है, तीन एक्शंस हैं जो उसने साइमल्टेनियसली किए। तो वो तीनों को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हमने एक ही टेंस का प्रयोग किया, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये तीनों एक्शंस अब हो चुके हैं। शी वोक अप, ब्रश्ड हर टीथ एंड हैड ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग फॉर वर्क। They didn't finish their presentation on time, so they had to reschedule the meeting. तो देखिए उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन नहीं फिनिश करी थी वक्त पर, इसीलिए उनको अपना जो इवेंट है, अपनी जो मीटिंग है, उसको रीशेड्यूल करना पड़ा। Did he call you back after the meeting? When did he finish his work, pack his bag and leave for the airport? Didn't he call you back after the meeting? Okay, ये दोनों सेंटेंस खैर सेम हो गए। खैर एक ही बात है कि जो भी एक सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स को दर्शाता है। हिस्टोरिकल और जनरल पास्ट फैक्ट्स। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई जनरल ट्रूथ्स हैं या फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, वो सब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑफ कोर्स लिखे जाने चाहिए। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होते हैं जो पता है कि पास्ट में ही हुए थे, तो उनको पास्ट में ही लिखा जाना चाहिए। To state facts or habits from the past, examples, dinosaurs lived millions of years ago. तो ये कब की बात हो रही है? पास्ट की। She always woke up early when she was a child. Albert Einstein formulated the theory of relativity. They didn't travel abroad until they were older. Did she play the piano when she was a child? Didn't they live in that house for many years? तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, इनको हम पास्ट में लिखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए अगर कहीं पर भी पास्ट का कोई टाइम गिवन हो, जैसे लास्ट वीक, 1990, यस्टरडे, वंस, व्हेन, मतलब कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ईयर का नेम भी हो या किसी डे, पर्टिकुलर डे के बारे में बता रखा हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस हो, तो बोथ सेंटेंसेस भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। एग्जांपल, द एग्जांपल्स आर, आई विजिटेड रोम इन 2015। शी रेड। नाउ जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो ये जो शब्द है रीड, इसकी स्पेलिंग सेम रहती है, दैट इज READ, रीड, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, दैट इज रेड। तो रीड पढ़ा जाएगा प्रेजेंट टेंस में, लेकिन रेड पढ़ा जाएगा जब भी हमें वर्ब की सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो शी रेड द बुक लास्ट नाइट।
ओके, दे केम टू द पार्टी yesterday। तो यहाँ पर पास्ट का टाइम इंडिकेट है तो हम उस पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे ऑफ कोर्स। फिर expressions and phrases, when we use expressions like it is time, now this is very important again। कभी भी यदि आपको कुछ फ्रेज मिले, it is time, it is high time और it is about time, इन तीनों में से कोई सा भी फ्रेज आपको मिल जाए, we typically use the simple past tense। typically मतलब ये चीज बिल्कुल सिद्ध है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही टेंस का प्रयोग करना है, also known as the past indefinite tense, और strictly वो past indefinite tense ही होगी। These expressions indicate that something should happen or should have happened because the time for it is appropriate or overdue, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाना चाहिए था क्योंकि अब हद हो चुकी है, मतलब टाइम बहुत अति हो चुका है। Here are some examples। Now इतना आप याद रखिएगा, कभी भी अगर लिखा हो it is time या it is high time, है ना, सपोज it is time लिखा है तो उसके बाद दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, या तो to लिखा होगा, to है तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर काम खत्म करेंगे, लेकिन यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उस केस में यहाँ पर ये एक इंडिकेशन है, यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट को ही यूज करेंगे, ठीक है, फिर और कोई सा यूज नहीं हो सकता, नॉट इवन हैड और एनी परफेक्ट टेंस, कोई मॉडल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, तो हमने वी के बाद क्या लिखा है, लेफ्ट, हम ऐसे नहीं लिख सकते वी शुड लीव या वी हैव लेफ्ट या वी हैड लेफ्ट, नो, हैड लेफ्ट भी नहीं, शुड लीव भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वी लेफ्ट। इट इज टाइम ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज बिहेवियर। It is high time you started taking your studies seriously. It is high time they addressed the issue of climate change. It is about time you finished your homework. It is about time we had a family meeting to discuss our vacation. Now यहाँ पर had perfect tense में use नहीं किया गया, ये have की second form है और यहाँ पर ये main verb हो जाएगा। Okay, this is the main verb। ओके तो ये हैव की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया। हैड का मतलब यहाँ पर परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि यदि परफेक्ट टेंस होता तो उसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का लिखा जाना आवश्यक था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नाउ विल बिगिन विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस जो चीज चल रही है ना, कंटिन्यूएशन में है, लेकिन कंटिन्यूएशन में कब थी, वो पास्ट में थी, अब नहीं है। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज अ की टेंस इन इंग्लिश ग्रामर यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट। सिर्फ वही एक्शन जो कि पास्ट में चल रहा था, तो उस एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। ओके, रूल्स, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट देन वाज वर्ब देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। याद रखिएगा, जब भी कंटिन्यूअस टेंस होती है तो उसमें आईएनजी का आना जरूरी है, साथ ही साथ बी की किसी फॉर्म का आना जरूरी है, और वाज वर्ब पास्ट की बी फॉर्म्स हो जाती है, ठीक है। अब वाज आता है आई के साथ या फिर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, जबकि हम वर की बात करें तो वर आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, इन सब के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वॉज यूज होगा, हालांकि जब हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो आई के साथ हैव आता है प्रेजेंट में, बट यहाँ पर आई को सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा अनलेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना हो, मतलब अनलेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो। नेगेटिव, सब्जेक्ट देन वॉज वर्ब देन नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। Interrogative, was verb then subject then first form of verb with ing and then object. Interrogative negative, was verb then subject then not then first form of verb with ing and then object. WH questions, WH word then was verb then subject then first form of verb with ing and then object. दोस्तों यदि आपको ये रूल्स को लर्न करना है, आप सिर्फ एक बार इन रूल्स को पढ़ लीजिए। यदि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा है, मैंने थोड़े दिन पहले उस चैप्टर को आपको पढ़ाया था, तो वहां से अगर आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो ये रूल्स आपको खुद ही याद हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस में बी की फॉर्म का आना जरूरी होता है। ओके, ये पूरा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो रूल्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आप एक टाइप के रूल याद कर लीजिए, आपको सारे रूल्स अपने आप ही समझ में आने लगते हैं। ओके, नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी वाज स्टडीइंग इंग्लिश लिटरेचर लास्ट ईयर। They were visiting Paris in 2019. He was not doing his homework when the phone rang.
The children were not playing outside when it started raining. Was he doing his homework when the phone rang? अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आया, दे वर विजिटिंग पेरिस इन 2019। अब आप सोच रहे होंगे मैम सेम ऐसा ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी था। दोस्तों बोलने में दोनों में फर्क होता है। क्या डिफरेंस है ये मैं बताती हूँ आपको। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो यदि आपसे कहूँ कि वह पेरिस गए थे 2019 में, मतलब ये एक्शन हो चुका और ये कब हुआ था? 2019 में। अब मान लीजिए कोई एक फैमिली जो ये क्लेम कर रही थी काफी टाइम से कि हम तो रोम जा रहे हैं, हम तो पेरिस जा रहे हैं, है ना? अब हम सिर्फ उनको टोंट कर रहे हैं कि वो तो 2019 में जा रहे थे पेरिस, है ना? तो ये जो सेंटेंस है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग उसे कंटीन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो बोलने का बस तरीका डिफरेंट हो जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जब वो मैंने कहा कि दे विजिटेड पेरिस, इट मीन्स वो गए थे, है ना? दैट एक्शन अकर्ड। लेकिन जब मैंने कहा दे वर विजिटिंग पेरिस इन 2019, तो मैं सिर्फ एक या तो पूछ रही हूँ, कंफर्म कर रही हूँ या फिर एक टॉन्ट कर रही हूँ कि वह तो रोम जा रहे थे, या वह तो पेरिस जा रहे थे 2019 में, या वह तो 2019 में पेरिस जा रहे थे। तो ये कब की बात हो रही है? ये पास्ट को शो कर रही हूँ मैं कि ऐसा काम तो जब चल रहा था या जब होने वाला था, है ना? या एक टॉन्ट की तरह भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूसेज। अब इसका कहाँ का यूज होता है? ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट। वर द चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड when it started raining? Was she not studying English literature last year? Were they not visiting Paris in 2019? When was he doing his homework? Why were the children playing outside when it started raining? तो ये जितने भी सेंटेंसेस हमने लिखे, ये उन्हीं के आगे के एग्जाम्पल्स थे, जो वहीं पर हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव देखे, यहाँ पर उसी के इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। Ongoing actions in the past, to describe an action or situation that was ongoing at a specific point in the past. At 5 o'clock yesterday, she was reading a book. When I called her yesterday, she was cooking dinner. मतलब जब कल 5 बजे वो बुक पढ़ रही थी। When I called her yesterday, जब मैंने उसे कल बुलाया तो वह कुक कर रही थी। When I called her yesterday, she was not watching TV. Was he studying for his exams all morning? क्या वह पूरी सुबह पढ़ रहा था? Wasn't he studying for his exams all morning? How long was he studying for his exams? वह कितने समय तक पढ़ रहा था? पैरेलल एक्शंस को शो करने के लिए, जब दो एक्शंस एक साथ चल रहे हो तो उनको शो करने के लिए, टू टॉक अबाउट टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। व्हाइल ही वाज स्टडीइंग, हिज ब्रदर वाज वाचिंग टीवी। मतलब दो एक्शन एक साथ चल रहे थे। जो वह व्यक्ति है ही, वो तो पढ़ रहा था जबकि उसका भाई टीवी देख रहा था। तो ये दोनों एक्शन एक साथ चल रहे थे। दे वर टॉकिंग ऑन द फोन व्हाइल आई वाज ड्राइविंग होम। जब मैं घर के लिए ड्राइव कर रही थी तो वो दोनों फोन पे बात कर रहे थे। As I was reading a book, the kids were not making any noise. Wasn't he watching TV while she was studying for her exam? What were the kids playing in the garden while you were reading a book? While I was cooking dinner, he was cleaning the living room. Okay, so दो actions एक साथ चल रहे हैं. Often used in storytelling to set a scene or indicate what was happening at the background when something else occurred. कई बार ऐसा होता है ना, जब आपको स्टोरी सुनाई जाती है तो बोला जाता है कि अंधेरी रात थी, सब वो सारे जंगल में सारे एनिमल्स अपने अपने घर में सो रहे थे, कुछ एनिमल्स की आवाजें आ रही थी। तो इस तरह का जो बैकग्राउंड सीन क्रिएट करने के लिए जब कोई स्टोरी टेल करता है और उसमें कुछ ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करता है तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। बड़ा अच्छा इंप्रेसिव स्टोरी उससे बनती है। द रेन वॉज पोरिंग व्हेन द कार ब्रोक डाउन। The streets were quiet as midnight approached, when only a few distant sounds of traffic. With only a few distant sounds of traffic. While they were having dinner, soft music was playing in the background. He was staring out of the window, lost in thought, as his phone rang. The children were playing in the garden while their parents were setting up the picnic. Back at the office, colleagues were discussing the upcoming project while she was away. ओके, सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से बना सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, डिस्टर्बेंस इन लॉन्गर एक्शंस। I was taking a bath when the phone rang. She was studying for her exams when the phone suddenly rang.
They were not hiking up the mountain when it is starting to rain heavily. Was he cooking dinner when the fire alarm went off? Weren't you watching a movie when the power went out suddenly? How was he reading the book when he heard a loud noise outside? अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम एक्सप्रेशंस के साथ भी आ सकते हैं. कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस आएंगे भाई? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑफन यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशंस सच एज व्हाइल, व्हेन, एट दिस टाइम, यस्टरडे, एट दैट मोमेंट, ऑल डे. जब भी इस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस आते हैं तो उनके साथ भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं. He was working all day yesterday. While I was sleeping, the doorbell rang. She was cooking dinner while he was watching TV. At this time yesterday, uh, we were watching TV. Okay, or I was sleeping at that moment. Okay, or I was not in the room at that moment. तो इस तरह के sentences भी हम इसमें form कर सकते हैं. इन्हीं टाइम एक्सप्रेशंस को लेकर हम कुछ पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस के साथ जो ऑनगोइंग नहीं रहेंगे या जो स्टैटिक हैं. They were studying for their exams while their friends were playing outside. They were having lunch when the earthquake struck. He was reading a book when the phone rang. At that moment, they were celebrating their victory. He was practicing the piano all day to prepare for the recital. Okay, so इस तरह के sentences हम लोग past continuous tense में बना सकते हैं. अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस हो जाता है और काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पास्ट परफेक्ट टेंस से पूछे जाते हैं. तो चलिए आइए जानते हैं कि किस किस तरह के टेंसेस हैं, सॉरी किस किस तरह के सेंटेंसेस हैं जो यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं. The past perfect tense is an important tense in English grammar, employed to convey actions or states of being that occurred before another past action. कभी भी दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो, मतलब पहले एक एक्शन हो फिर कोई दूसरा एक्शन हो. तो जो एक्शन पहले हुआ भाई, ऑब्वियसली अगर एक एक्शन फिनिश होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ है या एक एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली एक एक्शन पहले फिनिश हो गया तभी दूसरा एक्शन शुरू हुआ, और जो एक्शन पहले हो गया उसको हमने नाम दिया फर्स्ट एक्शन और दूसरे एक्शन को हमने नाम दिया सेकंड एक्शन. तो जो भी फर्स्ट एक्शन होगा ओके ये हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा. आप ऐसा भी कह सकते हैं कोई भी एक्शन अगर किसी टाइम से पहले या किसी दूसरे एक्शन से पहले हो जाए तो उस तरह के एक्शंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. ठीक है, इसके रूल्स क्या होते हैं? सिंपल से रूल है भाई, जहां पर भी परफेक्ट आ जाए आप याद रखिए उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दूसरा हैव की कोई ना कोई सी फॉर्म आएगी. अब हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड होती है. भाई परफेक्ट का मतलब होता है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना. अब अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहां पर हैड आ जाएगा, बस दैट्स इट. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट देन हैड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सब्जेक्ट देन हैड नॉट देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. Interrogative head then subject then third form of the verb then object. Interrogative negative head plus subject not plus verb third form of verb plus object. And WH questions WH word then had then subject then third form of verb then object. Okay, तो इस तरह के sentences हमारे past perfect tense में मतलब इन rules के साथ past perfect tense के sentences को form किया जाता है. अब हम यहाँ पर कुछ और रूल्स को देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में काम आते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम एंड में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के क्या रूल्स होते हैं. यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब दो एक्शन ऐसे जिसमें एक पहले हुआ है एक बाद में, उनको दोनों को साथ साथ लिखा जा रहा है और वो भी उन दोनों को ऐड किया जा रहा है किसी जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस भी बोल सकते हैं, किसी भी एक कंजक्शन से ऐड किया जा रहा है जैसे बिफोर आफ्टर इस तरह के, है ना. तो उसमें हम हमेशा जो भी फर्स्ट एक्शन होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, उसके बाद बिफोर आ जाता है, फिर उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे. अगर कभी फ्रेज आता है बाय द टाइम, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहले यूज करते हैं फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को, मतलब जहां पर भी बाय द टाइम लिखा होगा उसी वाले क्लॉज में, मतलब बाय द टाइम के जस्ट बाद वाले क्लॉज में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं. She had finished her work before the meeting started. They had already left when I arrived at the party. She had not eaten lunch before she left for the airport.
They had not received the package before they went on vacation. Had she finished her work before the meeting started? तो अब आपने देखा दो एक्शन हो रहे हैं. तो जो पहले वाला एक्शन है वो हम पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हैं, जबकि दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. Had they already left? Had they left already when I arrived at the party? Had she not eaten lunch before she left for the airport? Had they not received the package before they went on vacation? How long had she finished her work before the meeting started? Where had they gone before I arrived at the party? Ab action before another past action to indicate that one action had already been completed before another took place. She had visited the museum before she left the city. If she had known about the party, she would have come. She had already finished her homework before her friends arrived. Then past perfect tense. Okay, other examples. They had left the restaurant before the rain started. They had sent the email before he left for the office or left the office. The train had departed before they reached the station. He realized he had forgotten his keys after he had left the house. अब देखिए, जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए उसने पहले घर को छोड़ दिया है, मतलब घर से पहले वो निकल गया है, फिर उसके बाद उसको याद आया कि उसने कीज ली ही नहीं है. तो ये फर्स्ट एक्शन हो जाएगा और ये सेकंड एक्शन. इसीलिए हमने आफ्टर का प्रयोग किया है. तो आफ्टर के बाद, आफ्टर मतलब इस कार्य के बाद ये कार्य हुआ है ना. Once she had finished her chores, she went for a walk. Past perfect tense usage to show regret, जब हम किसी चीज के लिए पछताते हैं. To express regret about an action that did not happen in the past. कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमने पास्ट में नहीं कर पाए, उसका हम अफसोस जताते हैं. तब हम यूज करते हैं काश, काश ऐसा होता. I wish I had brought my umbrella. I wish I had not missed the opportunity to learn a new language. Does she regret that she had not pursued her dream for becoming an artist or her dream of becoming an artist? Doesn't she regret that she had not learned to play the piano? Where does she wish she had traveled before settling down? How does he wish he had handled the situation? ओके, सो जो काश वाले सेंटेंस होते हैं पछताए होत क्या वाले, तो वो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. With phrases such as by the time, until, after, when to denote the action that had taken place up to the before or up to the before that moment. By the time we arrived, the film had started. By the time they finished their dinner, the movie had already started. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, by the time के just बाद हम past indefinite tense में, जबकि remaining sentence हम past perfect tense में बनाते हैं. She worked until midnight before finally finishing the report. After she had finished her homework she went for a walk. After they had left the restaurant, he realized he had forgotten his wallet. When she arrived at the airport, her flight had already departed. Time expressions के साथ, while the past perfect does not always need time expressions when used, they can clarify the sequence of events. Common expressions include already, just, by the time, until, never, ever, before. These time expressions, इनके साथ हम past perfect tense को use कर सकते हैं. He had never seen such a beautiful sunset. इससे पहले उसने कभी इस तरह का sunset नहीं देखा था. She had already met him before the event. They had just started their vacation when news of the storm reached them. Past perfect tense. By the time they reached the airport, the flight had already departed. She didn't realize her mistake until she had already submitted the report. They had never met each other before the conference. Had she ever visited Europe before her wedding? ये तो था हमारा past perfect tense. Now अब हम पढ़ने वाले हैं past perfect continuous tense. अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन पे. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और सिचुएशंस दैट वर ऑनगोइंग इन द पास्ट एंड हैड हैपनिंग अप टू अ पॉइंट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. कोई एक एक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम से चला आ रहा था और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चला, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख जाएगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स देख लेते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन हैड बीन,
एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, क्योंकि हैड के बाद हमने थर्ड फॉर्म को लिख दिया जो कि बीन है, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर एंड देन टाइम, subject, then had, then not, been, first form of verb with ing, then object and then since, for and then time. since and for मैंने आपको पहले भी बताया है कि since यूज होगा किसी एक ऐसे टाइम को दर्शाने के लिए जो कि अनकाउंटेबल है, जबकि for एक काउंटेबल टाइम को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देन इंटरोगेटिव में had पहले आ जाएगा, had then subject then been, first form of verb with ing, object, since, for and time. इंटरोगेटिव नेगेटिव, had plus subject plus been plus first form of verb with ing plus object then since, for and time. And then WH questions, WH word then had, subject, been, first form of verb with ing, and then object and then since, or for and time. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि ये जो सेंटेंस है इसमें नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट, इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि नॉट जब भी आएगा तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। ओके, हैड नॉट सब्जेक्ट, सॉरी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ओके, बीन से पहले ही नॉट का आना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज देख लेते हैं। ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, इट एम्फसाइजेस द ड्यूरेशन और कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। किसी एक पास्ट एक्शन से पहले यदि कोई काम चल रहा था पास्ट में तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। She had been waiting for 2 hours when he arrived. अब देखिए when he arrived दर्शाता है किसी पास्ट के टाइम को, कि जब वह आया तो वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, मतलब इस टाइम तक वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। हो सकता है वो अभी भी पढ़ रही है, लेकिन हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, जब वह आया। They had been waiting at the airport for 2 hours before the flight was cancelled. The weather had not been cooperating for outdoor events before it cleared up in the afternoon. Had they been living in that apartment for a long time before they moved out? Hadn't she been studying all night before she finally understood the concept? Where had they been waiting before the flight was cancelled? Cause of a past action. To explain the reason behind another action that occurred in the past. His clothes were wet because it had been raining. क्योंकि बहुत देर से बारिश हो रही थी इसलिए उसके कपड़े भीगे हुए थे। He was late on the meeting because his car broke down. क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। They did not go swimming since the pool was closed for maintenance. The event was cancelled due to low attendance. They could not attend the wedding as they were out of town. Because she had forgotten her wallet, she could not pay for her lunch. इस तरह की जो sentences है इसमें आप past indefinite tense भी apply कर सकते हैं as well as past continuous tense भी। Past perfect continuous tense का uses देख लेते हैं। An action that was happening for a while in the past and stopped just a little time before the current moment of speaking. I had been working on my report all morning, so I took a break in the afternoon. The weather had been cooperating for outdoor events before it cleared up. Had he been working on the project for weeks before he completed it? Past perfect continuous tense time expressions के साथ, where had they been waiting for the bus over an hour before it finally arrived? The workers had been repairing the road for weeks before they finished the project. The children had not been paying attention in the class for very long before the teacher noticed. They had been waiting for the bus for an hour before it finally arrived. कुछ टाइम एक्सप्रेशन जैसा सेंस, ऑल डे, ऑल वीक, व्हेन, इस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस के साथ या फॉर के साथ भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। He had been studying for the entire night. She had been living in Paris since 1990. She had been living in London since 2015 before she moved back to her hometown. Past perfect continuous tense time expressions. They had been waiting at the restaurant for an hour before their friends arrived. They had been discussing the project when the manager walked into the room. He had been studying for the exam when his laptop suddenly crashed. Okay. अब आ जाते हैं फाइनली फ्यूचर टेंस पे। तो अभी तक हमने पास्ट टेंस को पूरा कवर किया, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में क्या होता है। दोस्तों, कोई भी फ्यूचर टेंस हो, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जो भी एक्शन फ्यूचर में होने वाला है दैट शुड बी प्योरली एन इमेजिनेशन। वो सिर्फ और सिर्फ इमेजरी होना चाहिए, वो सर्टेन नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं एक्शंस को कवर करते हैं या उन्हीं एक्शन को लिखा जाता है जो कि अनसर्टेन है, मतलब जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो सच होंगे या नहीं, या वो एज इट इज होंगे या नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब
कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है यदि जो फ्यूचर में होनी है, वो 2 तरह से हो सकती है, या तो वो सर्टेन हो सकती है, वो अनसर्टेन हो सकती है। मतलब ऐसा होना पक्का है और ऐसा होना पक्का नहीं है। तो जो होना पक्का है उसको हम फ्यूचर टेंस में लिखते ही नहीं है, इनफैक्ट उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कुछ दिनों बाद क्रिसमस है, तो मैंने कहा क्रिसमस इज ऑन 25 दिसंबर। तो क्रिसमस अभी तो नहीं है तो फ्यूचर में, लेकिन इतना मुझे पता है कि भाई ये एक्शन फ्यूचर में होना है, तो इस तरह का एक्शन हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जबकि मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई मैं क्रिसमस को चर्च जाऊंगी, तो ऐसा तो सर्टेन नहीं है ना, ऐसा तो कुछ पक्का नहीं है। ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, है ना, मेरे मन पे डिपेंड करेगा। तो वो हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, ओके, क्योंकि दैट इज नॉट सर्टेन एंड दैट देयर यू कैन नॉट शो द सर्टेनिटी एज वेल। Future tense की definition: the future tense refers to a verb form or construction that expresses actions or states that will occur or exist in the future. It is used to describe events that have not yet happened at the time of speaking or writing. The future tense is typically formed using auxiliary verbs such as will or shall, followed by the base form of the verb. Example: will go, shall write. It is used to make statements about predictions, plans, promises, intentions, and expectations concerning future actions or situations. भाई फ्यूचर क्या होता है? जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उस वक्त वो एक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं है, और उस वक्त हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। होगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। टिपिकली फॉर्म्ड यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब फ्यूचर टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें हमें विल और शेल का प्रयोग करना जरूरी है। विल और शेल मोडेल्स होते हैं, और फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए हम विल या शेल में से कोई भी एक मोडेल का प्रयोग करेंगे। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, ओके। और कोई भी एक मॉडल आता है तो हमको अच्छे से पता है कि मॉडल के बाद हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज करना है, नॉट एस और ईएस फॉर्म, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। इट इज यूज टू मेक सम स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेडिक्शंस। जब हम कोई चीज प्रेडिक्ट करते हैं, प्लान्स करते हैं फ्यूचर के लिए, प्रोमिसेस करते हैं, कुछ वादे करते हैं, इंटेंशंस हमारी कुछ सोच है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ उम्मीदें हैं, या कुछ ऐसे एक्शंस हैं या फ्यूचर में कुछ आने वाली सिचुएशंस हैं जिनको लेकर जब हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस को अप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल्स: आई विल गो टू द स्टोर लेटर टुडे। आज बाद में मैं स्टोर जाऊंगी। अब मैं अभी यही तो कह रही हूँ, आज मैं बाद में स्टोर जाऊंगी, क्या पता जाने के बाद मेरा मन करे ना करे, या मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ। शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। वह नेक्स्ट वीकेंड अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जाकर मिलेगी। अभी उसका ही प्लान है, अब फ्यूचर में ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, ऐसा कोई भी अभी पता नहीं है। चलिए अब फ्यूचर टेंस के कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एट 8 PM tonight they will be eating dinner. This time next week I will be working on my project. He will have finished his book by the end of the month. वह इस मंथ के एंड तक अपनी बुक फिनिश कर चुका होगा। जैसे कई बार हम सोच रहे होते हैं ना कि कल इसी वक्त पर हम ट्रेन में जा रहे होंगे, है ना, या कल इसी वक्त पर मैं डिनर करूंगा, है ना, या कल इसी वक्त पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा, है ना, या मिलने आऊंगी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। They will have been working on this project for 6 months by next week. मतलब वह इस प्रोजेक्ट पे 6 महीने से वर्क कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक में। मतलब जब नेक्स्ट वीक आएगा तो समझो इस प्रोजेक्ट को करते हुए ना 6 महीने हो जाएंगे, है ना। फ्यूचर टेंस के टाइप्स क्या होते हैं? फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम वही टाइप्स होंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट को कवर करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, द सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्सप्रेसेस एक्शंस और स्टेट्स दैट विल अकर और एग्जिस्ट इन द फ्यूचर. It is used to make predictions, statements about the future plans, promises, intentions and expectations. कोई हमारी उम्मीदों को दर्शाने के लिए, हमारी intentions को, जो हमारे विचार हैं, promises को, वादों को, plans को, इन सबको लिखने के लिए हम लोग future indefinite tense का यूज करते हैं। रूल्स: affirmative मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में subject then will shall then first form of verb then object. सब्जेक्ट विल शैल बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर विल बी और शैल बी यूज होगा, जैसे ही विल बी ए डॉक्टर, शी विल बी एन इंजीनियर, है ना, इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेगेटिव: सब्जेक्ट देन विल शैल देन नॉट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। Sorry, negative, first form of verb plus object, not ing. I'm sorry for that. Interrogative: will shall then subject then first form of verb then object. Interrogative negative: will shall then subject not first form of verb plus object. WH questions. WH word: will shall subject is first form of verb plus object. Shall is used with I and V.
ओके, आई एंड बी के साथ हम लोग शेल का प्रयोग करते हैं। हालांकि यदि सेंटेंस थ्रेट का हो या फिर डिटर्मिनेशन का हो, कंपल्शन का हो या फिर कोई भी एक सर्टेन इवेंट का हो, उस केस में हम आई और बी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स, आई थिंक इट विल रेन टुमारो, है ना। अब जैसे हम कह रहे हैं इट विल रेन टुमारो, मुझे ऐसा लगता है कि कल रेन होगी, तो ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। द कंसर्ट विल स्टार्ट एट 7 PM, जो कंसर्ट है वो कितने बजे स्टार्ट होगा? 7 बजे, संभावना है कि वो 7 बजे स्टार्ट होगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, अब ये कंफर्मेशन है कि मैं आपको जरूर कॉल करूंगी जब मैं आऊंगी, है ना, तो आई विल आएगा क्योंकि एक कंफर्मेशन है, तो हम जनरली आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। शी विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट, शैल आई हेल्प यू विद दैट, आई विल ड्राइव यू टू द एयरपोर्ट। Predictions के लिए, when you think something will happen in the future, it will rain tomorrow, I think they will win the championship this year, he predicts they will score a goal in the second half, I'm sure she will pass her driving test, he believes they will move to a new house soon, scientists predict a breakthrough in renewable energy technology। Okay, कोई भी डिसीजंस है, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस हैं जो एकदम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एकदम बनाए जाते हैं, तो उनको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आई थिंक आई विल गो टू द सिनेमा टुनाइट, एकदम बनाया हुआ ये एक एकदम बनाया हुआ कोई डिसीजन है। आई फॉरगॉट माय अम्ब्रेला, आई विल बाय वन ऑन माय वे होम। अब देखिए, ये व्यक्ति अपने घर से निकल चुका है और इसने कहा कि भाई मैं अम्ब्रेला भूल गया हूँ, मतलब मैं जाते जाते एक बाजार से ले लूंगा, है ना। द वेदर इज नाइस, लेट्स गो फॉर अ वॉक। The phone is ringing, I will answer it. Oh no, I left my keys at home, I will call a locksmith. You are struggling with your bags, shall I help you carry them? तो इस तरह के जो sentences होते हैं उनको हम future indefinite tense के साथ बना सकते हैं। If the sentences show promises, offers, threats, warnings, now this is very very important, we will use we use will with I and we and shall with other subjects. I promise I will always support you, she promised she would come to the party, I will help you with your homework, they shall not pass। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो धमकी देने वाले हो, वादे करने वाले हो, किसी को ऑफर देने वाले हो, वार्निंग्स देने वाले हो, कंपल्शन को शो करें, सर्टेनिटी को, डिटर्मिनेशन को शो करें, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, डिटर्मिनेशन मतलब जो हम दृढ़ संकल्प करते हैं, है ना, जो एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हम लिखते हैं उन केसेस में हम आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, जबकि यू के साथ हम जनरली शेल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो कंपनी के जो लॉज होते हैं, है ना, उसमें लिखा होता है द कंपनी शेल पे द डिविडेंड, तो वहां पर लिखा होता है द कंपनी शेल पे, मतलब थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग शेल का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज promises, offers, threat and warnings। If you don't stop that, I will call the police। If you cheat on the exam, you will fail, you shall not leave without permission। If you don't study, you will not pass the test। Okay, future indefinite usage and schedules, schedules when referring to timetable events often used with inanimate objects, the train will depart at 9:15 a.m, the bus will arrive in 10 minutes, the movie will premiere next Friday, the shipment will arrive on Monday, the automated system will perform a backup every night at midnight, the factory will operate at full capacity starting next month। कोई टाइम एक्सप्रेशंस के साथ कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस यूज्ड विद फ्यूचर सिंपल इंक्लूड टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, इन 2 days और वीक्स और सून। इस तरह के जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं उनमें भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को अप्लाई करते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो और आई विल कॉल यू लेटर ऑन, दे विल जॉइन आवर टीम नेक्स्ट मंथ। नाउ अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस कोई भी एक ऐसा एक्शन जो अभी हम सोच रहे हैं जो फ्यूचर में चल रहा होगा, या फिर हम कहीं पर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि घर में ऐसा चल रहा होगा, है ना, तो कोई एक्शन ऐसा जो हमारी इमेजिनेशन में है एंड दैट मस्ट बी गोइंग ऑन। ओके, the future continuous tense, also known as the future progressive tense, is a verb tense used to indicate an ongoing action that will be happening at some point in the future. It emphasizes the duration of continuous nature of an action that is expected to occur later. Okay, कोई ऐसा action जो कि आप expect कर रहे हैं कि future में चल रहा होगा। It is formed using auxiliary verbs will or shall, after that followed by be form, and present participle, it means ing form of the verb.
Okay, it means will be and shall be, and then after that first form of verb with ing. Affirmative subject, then will shall be, first form of verb with ing and then object. Negative में subject will shall not be, first form of verb with ing then object. Interrogative, will and shall, subject be, first form of verb with ing then object. Negative, will shall subject not be, then first form of verb with ing and then object. यहाँ पर not याद रखिएगा, be से पहले ही आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद. कभी भी किसी सेंटेंस में अगर not आना है और आपके पास और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तो हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद not आएगा यदि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और यदि वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बी को यूज करेंगे. ओके, देन विल शैल, WH word, that is question word, will shall, then subject, then be, then first form of verb with ing, then object. Examples: will they be cooking dinner when we arrive? I will be studying at this time tomorrow. She will be working on the project all afternoon. They will be traveling to Europe next month. She will not be waiting for you when you arrive. They won't be studying for the exam tomorrow. Ongoing actions in the future. When talking about an action or event that will be in progress at the particular time in future. Okay, तो एक particular action जो कि future में चल रहा होगा. Okay, at 5 PM tomorrow I will be working. अबे मैं सोच रही हूँ कि कल 5 बजे, कल शाम 5 बजे मैं काम कर रही हूँगी. At 8 PM tonight, जैसे हम लोग होता है ना, कोई हमसे पूछता है भाई कल आप क्या कर रहे हैं, तो हम कहना है कि भाई कल इस टाइम पर तो मैं ये काम कर रही हूँ, है ना. या हम खुद ही सोच रहे हैं भाई कल, सपोज हमने कोई ट्रिप प्लान किया है तो हम सोच रहे हैं कल तो इस वजह हम इतने बजे हम फ्लाइट में बैठ रहे होंगे, है ना. तो ये जो एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर को शो करते हैं, दर्शाते हैं, उनको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं. टुमारो मॉर्निंग आई विल बी रनिंग इन द मैराथन. ओके, नेक्स्ट मंथ दे विल बी रेनोवेटिंग देयर हाउस. Throughout the summer, he will be working on this art project. By the time you arrive, अब देखिए जब हम by the time का प्रयोग फ्यूचर में यूज करते हैं तो हम जो एक्शन सबसे पहले लिखा जाएगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, रिमेनिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं. By the time you arrive, we will be watching the movie or we will have been watching the movie. Sorry, we will have watched the movie. While they are on vacation, it is not in future perfect continuous, it is in future perfect tense. Okay, it either in future continuous tense or future perfect tense. While they are on vacation, we will be taking care of their pets. Future continuous tense. Predicting the present. Don't call him now, he will be studying. To make assumptions or predictions about what might be happening at the current moment. देखिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा कब होता है. सपोज कीजिए आप अपने ऑफिस में हैं तो आप सोच रहे हैं घर पे, सपोज मैंने सोचा भाई मैं यहाँ पर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने सोचा कि भाई घर पे मेरे मम्मी पापा बैठे होंगे, कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, या मेरे पापा शॉप पर गए होंगे, या मेरा बेटा स्कूल से आया होगा. तो इस तरह की जो सिचुएशंस है, आप कहीं बैठे हैं बट यू आर इमेजिनिंग समथिंग विच इज गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर डिफरेंट प्लेस. ओके, तो उस एक्शन को जो आपकी एक करंट अभी सिचुएशन में चल रहा है बट दैट इज ओनली द प्रेडिक्शन और अजम्पशन, तो उसको भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, है ना. डोंट कॉल हिम नाउ, जैसे अभी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी को कॉल कर रहा है, मैंने कभी अभी उसे कॉल मत करो, वो इस वक्त पढ़ रहा होगा या इस वक्त बिजी होगा, है ना. दे विल बी हैविंग डिनर राइट नाउ, इट इज देयर यूजुअल डिनर टाइम. अब हम यहाँ पर बैठे हुए सोच रहे हैं कि भाई इस वक्त देखना वो डिनर कर रहे होंगे क्योंकि इसी टाइम पर वो डिनर करते हैं, है ना. ही विल बी फिनिशिंग अप हिज वर्क एट दिस आवर, ही ऑलवेज स्टेज लेट. शी शैल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल एट द मोमेंट, इट इज शेड्यूल्ड फॉर नाउ. They shall be discussing the new project in the board meeting right now. Okay, तो इस तरह की जो इमेजिनेशंस हम देखते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, उनको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं बिकॉज दे आर प्योरली इमेजिनेशन. नाउ और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. Will you be coming to the party tonight? What will you be doing this weekend? Where will you be traveling next month? Where shall you be spending your summer vacation? What shall you be focusing on during the upcoming project? Okay, these are to ask about someone's plans without the intention to influence their decision. Okay, time expressions में
While future continuous tense does not pair with as many specific time expressions as other tenses, you will still often see it with indicators of future time as this at this time tomorrow, when at 10 p.m. tonight, all day tomorrow, etc. I will be working all days next Sunday. At 4 p.m., I will be driving. I will be flying to Paris when you arrive. They will be discussing the project at this time next week. He will be studying all day tomorrow for his exam. They will be working on the assignment until midnight. At 10 p.m. tonight, they will be watching a movie. ओके सो आप किसी एक फ्यूचर टाइम को लेकर एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई उस टाइम पर ऐसा चल रहा होगा. ओके नाउ अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैपन कंप्लीटेड दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक फिनिश हो चुका होगा, लेकिन ये है सिर्फ आपकी इमेजिनेशन. हो चुका होगा या नहीं वो किसी को नहीं पता. यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल देन हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. Negative subject will shall not then have then third form of the verb. For interrogative will shall subject have third form of the verb then object. Interrogative negative will shall subject not have third form of the verb then object. WH questions WH word will shall then subject then have then third form of the verb then object. Examples: she will have completed her assignment by tomorrow. वह कल तक अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होगी. By the time we arrive, they will have finished setting up the stage. They will not have finalized the deal by the end of the week. Will they have arrived by the time we leave? क्या हमारे जाने तक वह आ चुके होंगे? By next year, will you have graduated from university? What will they have achieved by the end of the year? वे इस साल के अंत तक क्या अचीव कर चुके होंगे? Where shall you have traveled by the time next month? It is often used to project ourselves forward in time and then look backwards. Okay. By the time you arrive, I will have finished my homework. She will have finished her novel by next month. Here we anticipate that by next month, she will have completed her novel, looking back on this accomplishment. Future perfect tense usage. They will have moved into their new house by the end of the year. इस साल के अंत तक वे अपने नए साल में प्रवेश कर चुके होंगे, मतलब अपने नए घर में प्रवेश कर चुके होंगे. By the time he retires, he will have traveled to over 50 countries. अपने रिटायरमेंट तक तो वो 50 कंट्रीज तक घूम चुका होगा. By next week, she will have learned how to play the piano. Here we predict that by next week, she will have acquired the skill of playing the piano. Okay. Future perfect tense usage. Prediction of a future accomplishment. To emphasize the completion of an action in the future context. She will have worked here for 10 years by the end of 2023. By next year, she will have graduated with honors. By the end of the month, he will have finished writing this novel. By the next summer, they will have renovated their entire house. By the end of the day, we will have visited all the museums in the city. They will have planted the garden by the time it starts raining. By the time the meeting starts, I will have reviewed all the documents. Now time expressions. By then, by the time, by tomorrow, before, etc. In time expressions के साथ भी हम future perfect tense का प्रयोग कर सकते हैं. They will have graduated by July. Before the deadline, they will have submitted their proposals. She will have finished her assignment by tomorrow. कल तक वह अपना assignment complete कर चुके होंगे. Okay. Deadline से पहले वह proposal submit कर चुके होंगे. I will have completed my training by the time the new semester starts. जैसे ही new semester start होगा मैं उससे पहले ही अपनी training complete कर चुकी होंगी. Before the concert starts, they will have rehearsed all the songs. I will have read the entire book before the next week. By then, she will have found a new job. जब तक तो उसे एक नई जॉब भी मिल चुकी होगी. अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा होगा. अब दोस्तों एक बात और, यहाँ पर हम सिंस और फॉर का प्रयोग ना करके फॉर का तो प्रयोग करते हैं लेकिन सिंस का नहीं. उसके अलावा हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि सिंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज होता है, नॉट इन फ्यूचर. ओके.
The future perfect continuous tense used to express longer actions or situations that will occur in future and is expected to continue up to another point in the future. कोई एक्शन जो किसी पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होगा, चलेगा लॉन्गर टाइम तक, किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक, जो कि फ्यूचर में या फिर चलता ही रहेगा। अफर्मेटिव रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट देन विल शिल देन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर एंड फ्रॉम एंड टाइम। याद रखिएगा यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा, सिंस का नहीं होगा। Negative subject will shall not have been first form of verb with ing object then from or for on time. Interrogative will shall then subject then have been then first form of verb with ing object from and for and time. Interrogative negative will shall subject not have been first form of verb with ing then object then from and for and time. And WH क्वेश्चंस में बस WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हम एज इट इज लिखेंगे। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स पे। ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 इयर्स फ्रॉम दिसंबर 2024। देखिए दिसंबर 2024 मान लेते हैं कि अभी ये टाइम आया ही नहीं है। मैं किसी को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मैं आपको कह रही हूँ कि दोनों इस प्रोजेक्ट को 2024 के दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, है ना। और ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 इयर्स। वो इस प्रोजेक्ट पे काम अभी से कर रहा है, 2024 का दिसंबर अभी तक नहीं आया है। ये प्रोजेक्ट करते हुए से काफी टाइम हो गया और 2024 के दिसंबर में ये समझ लीजिए कि उसे 2 साल हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, है ना। ये प्रोजेक्ट उसने एक पर्टिकुलर टाइम कभी पास्ट में स्टार्ट किया था, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं और अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। मैंने कहा दिसंबर में उसको 2 साल हो जाएंगे पूरे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, है ना। ऐसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी बर्थडे कब है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब है, या आपसे ये पूछा कि आपकी वेडिंग को कितने साल हो गए, तो आपने कहा कि बस अभी 3 महीने बाद हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे, है ना। तो 3 महीने बाद मतलब वो टाइम अभी आया नहीं है, 5 ईयर्स अभी फिनिश नहीं हुए, लेकिन वो कब हो जाएंगे, 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद हमारी शादी को 5 साल हो चुके होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। They will have been studying English for 6 months by the end of the course। जब कोर्स फिनिश हो जाएगा तो समझो वो 6 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा होगा, है ना। 6 महीने से इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो ये आप सिर्फ किसी को सपने दिखा रहे हैं कि भाई 6 महीने में उसको इंग्लिश आ जाएगी। और जैसे अब किसी आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को अब देखने जाते हैं तो वो लोग क्लेम करते हैं कि भाई एंड ऑफ द कोर्स तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, है ना। या उसे को 6 महीने हो जाएंगे इंग्लिश पूरी जब कोर्स हो जाएगा, समझो उसको 6 महीने हो जाएंगे इंग्लिश पढ़ते हुए, है ना। By next week, she will not have been living here for a year. They won't have been traveling for more than a month by the time they return. Will you have been practicing the piano for 10 years by your next performance? Will they have been living in this city for 5 years by next summer? क्या उनको यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे नेक्स्ट समर में? How long will she have been learning French by next year? नेक्स्ट ईयर उसको कितने साल हो जाएंगे फ्रेंच सीखते? What will they have been doing for the past few years by the time we meet? It describes how long an action will have been taking place by a certain point in the future. By the time I retire, I will have been working for 50 years. He will have been working at the company for 10 years by next year. This emphasizes the duration of his employment up to the next year. I will have been studying for this exam for 6 months by the end of this semester. Here, the focus is on the continuous period of studying leading up to the end of the semester. They will have been living in this neighborhood for 5 years by next summer. This example indicates the continuous duration of their residence in the neighborhood up to next summer. She will have been practicing yoga for 10 years by the time she turns 40. The sentence anticipates the continuous practice of yoga leading up to her 40th birthday. By the time he retires, they will have been running their business for 3 decades. The sentence looks forward to his retirement, emphasizing the continuous operation of their business over 30 years. Then future perfect continuous tense, again usage cause of a future result. It can also be used to explain the reason or cause of a future situation or result. She will be tired because she will have been studying all night. They will have been studying hard for months, so they are confident they will pass the exam. The sentence explains that their ongoing effort of studying hard for months leads to their confidence in passing the exam. By the time they arrive,
We will have been preparing for the presentation for weeks, ensuring everything is perfect. Here, the ongoing preparation will have been preparing explains why everything will be ready and perfect by the time they arrive. She will have been saving money diligently for years, so by the time she retires, she will have a comfortable nest egg. This continuous effort of saving money over the years leads to the expected result of financial security in retirement. ओके, नेस्ट एग एक इडियम है जो कि जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है जब हम एक कंफर्टेबल लाइफ में होते हैं, मतलब एक सिक्योर लाइफ में होते हैं, ऑन द सेफ हैंड. They will have been learning Mandarin for a decade by the time they move to China, making communication easier. मतलब जब तक वे चाइना में शिफ्ट होंगे तब तक तो उसे मैंडरिन अच्छे से उसने लर्न कर ली होगी. Here, the ongoing learning of Mandarin will have been learning explains why communication will be easier for them after moving to China. Okay. देन इसका हम टाइम एक्सप्रेशंस, कुछ टाइम एक्सप्रेशंस के साथ भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर, बाय देन, बाय द टाइम, ऑल डे एटसेट्रा. इन टाइम एक्सप्रेशंस के साथ भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं. I will have been reading for 2 hours by the time he arrives. They will have been traveling for a month by then. They will have been working on this project for 6 months by the time it is completed. She will have been studying French by next semester. By then, he will have been working on this novel for a year. By the time she retires, he will have been teaching at this school for 30 years. ओके, ऐसे ही पूरा टेंसेस हमने यहाँ पर कवर किया है. अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ कवर करूंगी. अगर वो भी आप पढ़ना चाहते हैं और भी कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, इन सारे कंसेप्ट्स को जो आपने अभी तक लर्न किए हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ. जब तक के लिए थैंक्स टू यू.